अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम तवाना पाकिस्तान शायगान के साथ में ज़िंदा दिलाने लाहौर के शहर से खुशामदीद। मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर आमिर महमूद। नाज़रीन, इन्फेक्शन का तो आप सब लोगों को पता है कि कोई भी जरासीम हम पर हमला कर दें और हम बीमार हो जाए तो हम कहते हैं जनाब इन्फेक्शन हो गई। और इन्फेक्शन ऐसी चीज़ है कि जिससे कोई भी उम्र, कोई भी जिन्स मुबर्रा नहीं है। बच्चा, बच्ची, बूढ़ा, बूढ़ी, खातून, मर्द, सबको इन्फेक्शन का ख़तरा लाहक रहता है। लेकिन बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और आज का हमारा जो मौजू है वो सिर्फ़ ख़वातीन, चाहे वो प्रेगनेंसी के मरहले से गुज़र रही हों या लड़की के एज में हों या शादीशुदा हों या बच्चियां हों, सिर्फ़ ख़वातीन से रिलेटेड जो इन्फेक्शंस हैं, आज हमारे प्रोग्राम का मौजू वो है। और हमारे साथ शरीके गुफ्तगू हैं डॉक्टर हिबा अंजुम, जो कि कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन हैं, जिन्ना हॉस्पिटल, जो कि मेरा भी हॉस्पिटल है नाजरीन, लाहौर के अंदर। बड़ी खुशी हो रही है डॉक्टर साहिबा के साथ। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। तो जिस तरह मैंने प्रोग्राम के शुरू में बताया कि इन्फेक्शन से पूरी दुनिया में मतलब कोई भी शख्स मुबर्रा नहीं है, तो ज़रा नाज़रीन की एजुकेशन के लिए बताइएगा कि ब्रॉडली कौन कौन सी कैटेगरीज़ की इन्फेक्शंस एक आम इंसान को अफेक्ट कर सकती हैं। थैंक यू डॉक्टर आमिर। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बेसिकली डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, हार्मफुल भी होते हैं और ये गुड माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो बॉडी के अंदर नॉर्मल फ्लोरा के नाम से जाने जाते हैं। सो इन्फेक्शन एक टर्मिनोलॉजी है जो हम यूज़ करते हैं जब हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं और ये नॉर्मल टिश्यू सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देते हैं या बॉडी फंक्शंस को डिस्टर्ब करना शुरू कर देते हैं। ये बहुत तेज़ी से बॉडी के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं और इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए बॉडी का इम्यून सिस्टम इटसेल्फ वर्क करता है। और अगर एक इंसान जिसका इम्यून सिस्टम अच्छा है, उसकी बॉडी एक नॉर्मल हेल्दी फेज़ में है, तो वो इसके साथ फाइट करने की सलाहियत रखता है। लेकिन अगर वो ठीक तरह से उसके अंदर इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको ओवरकम कर देते हैं। और डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, इनमें बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं, वायरल इन्फेक्शंस हैं, फंगल इन्फेक्शंस हैं एंड इवन पैरासिटिक इन्फेक्शंस हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी इम्यूनिटी के साथ बहुत ज़्यादा लिंक करती हैं। अगर इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी, क़ुव्वत मदाफ़ियत होगी एक इंसान में, तो वो ही इन चीज़ों के साथ लड़ सकता है। ऑलराइट। अच्छा, अब हम देखते हैं कोविड के ज़माने में आपको पता है लोगों में बड़ा शऊर आया। कोविड एक ज़ाहिर बात है कि पूरी ग्लोबल कैटास्ट्रफी तो थी, लेकिन उसके साथ साथ लोगों में बड़ा शऊर आया कि जनाब सोशल डिस्टेंसिंग भी रखनी है और जो कोविड का वायरस है वो एक से दूसरे में सांस के ज़रिए मुंतकिल होता है। तो आमतौर पर लोगों का जो तासुर होता है वो यही होता है कि जनाब ये जरासीम इस तरीके से फैल रहे होते हैं। लेकिन एज ए डॉक्टर आप और मैं जानते हैं कि और भी तरीके हैं जरासीम के एक से दूसरे में ट्रांसफ़र होने के। उन पर ज़रा रोशनी डालिए कि किन किन रास्तों से ये जरासीम जो हैं वो इंसान पर हमलावर होते हैं। अच्छा, एक तो हम लोग जानते हैं जैसे एक नॉर्मल तरीके होते हैं, जिस तरह एक डायरेक्ट ट्रांसमिशन होती है या फिर इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन होती है। तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन ये है कि अगर फिज़िकल कांटेक्ट से होगी, हाथ मिलाया है, गले मिले हैं, ठीक है, सेक्सुअल कांटेक्ट है, इसके साथ डायरेक्टली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या हार्मफुल जो बैक्टीरियाज, वायरसेस हैं, ये ट्रांसफ़र होते हैं। सेकेंड टाइप होती है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में अगर कोई इन्फेक्टेड इंसान है और वो एक जगह पे बैठा हुआ है, टेबल पे, चेयर पे, कुछ ने कोई ग्लास यूज़ किया है, किसी पेन को हाथ लगाया और वो वहाँ से उठ के गया और आप आके सेम उसी सीट पे बैठते हो और आप उसी चीज़ को टच करते हो। और वही बात कि अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है तो आप बहुत जल्दी वो चीज़ कैच कर लोगे। थर्ड टाइप जो ट्रांसमिशन की होगी वो होगी ड्रॉपलेट्स के थ्रू एयरबॉर्न, जैसे कि कोविड में जा रहा था या फिर नॉर्मल फ्लू के साथ है, किसी ने कफ किया है, किसी ने स्नीज़ किया है, तो वो पार्टिकल्स जो है वो एयर के अंदर ड्रॉपलेट फॉर्म में आ जाएंगे। भी इसी तरीके से फैल रही है। बिल्कुल। और जो बहुत कॉमन जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उसके अंदर वाटर बॉर्न किस्म की जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो फिर आप पानी, कंटेमिनेटेड पानी जब पीते आलूदा हैं, पानी और जो आलूदा खाने पानी पीने के की साथ, चीज़ें, आए बिल्कुल दिन हम खबरों में देखते हैं कि जी फलां जगह के ऊपर बिल्कुल हैजे की वबा फैल गई या फलां जगह पर टाइफाइड हो और गया। वो एक पूरा एरिया फिर इफेक्ट हो जाता है उसके साथ। और स्पेशली जिन्होंने जानवर रखे हों घरों में, वहाँ से पैरासिटिक इन्फेक्शंस वो बहुत जल्दी कैरी करते हैं। तो ये सारे वेज हैं। एक नॉर्मल, ये तो मेल फीमेल दोनों में डायरेक्टली जो मतलब दोनों चीज़ें यूज़ हो सकती हैं, दोनों में ये ट्रांसमिशन के मोड हैं। और बाकी फीमेल्स जो हैं वो इटसेल्फ जो हैं वो ज़रा ज़्यादा इन्फेक्शन के लिए प्रोन होती हैं, क्योंकि उनका बॉडी स्ट्रक्चर, एनेटमी इस तरह से है कि वो बहुत जल्दी इन्फेक्शन कैरी करती हैं, लोअर जेनिटल ट्रैक्ट की स्पेशली। अच्छा डॉक्टर साहब, कि अभी आपने जो बैक्टीरिया, उसकी जरासीम की मुख्तलिफ़ अक़साम बताई, उससे आजकल काफ़ी लोग अब उनको नॉलेज है भी
कि ये बैक्टीरिया है और ये जनाब वायरस है, फंगल इन्फेक्शंस भी होती हैं, तो बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन में बुनियादी फ़र्क क्या होता है? अच्छा, सबसे पहले तो ये चीज़ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि हमारे यहाँ हर माइक्रो ऑर्गेनिज़म, हर चीज़ के लिए दवाई जो है वो एंटीबायोटिक है, और एंटीबायोटिक जो है वो टॉफ़ियों की तरह बिक रही है, ठीक है। तो सबसे पहले जो चीज़, एक मिथ जो ब्रेक करने की ज़रूरत है वो ये है कि एंटीबायोटिक सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए है। Exactly. वो वायरल्स के लिए नहीं है। वायरल, फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस तीनों में, इन तीनों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस है। जो बैक्टीरिया और फंगस होते हैं ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि सेल्फ लाइफ सेल्स हैं, जो कि मल्टीप्लाई इटसेल्फ करने की सलाहियत रखते हैं, और ये बॉडी के अंदर जाते हैं और जाके मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो जाते हैं। जो वायरल होते हैं वो एक डिफरेंट टाइप का, अल्लाह पाक ने एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस तरह से बनाया है कि वो एक छोटा सा ज़र्रा है जिसके अंदर जेनेटिक सारा मटेरियल होता है, आरएनए डीएनए फॉर्म के अंदर, और उसको ज़िंदा रहने के लिए एक होस्ट की ज़रूरत होती है। तो जब वो इंसान के अंदर एंटर कर जाता है तो जैसे एक एलियन एंटिटी आके आपके किसी सेल पे या किसी जगह पे कब्ज़ा कर लेती है, इस तरह वो आके आपके सेल्स के अंदर इस तरह से कब्ज़ा करता है कि वो पूरी एंटिटी अपनी बना लेता है वहाँ पे। तो उसको ग्रो करने के लिए हमारे एक होस्ट की ज़रूरत होती है, जो कि इंसान के अंदर फिर वो जाके वो अपना ये काम करता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए ट्रीटमेंट में मैंने जैसे पहले बताया कि एंटीबायोटिक्स हैं, फंगल के लिए एंटीफंगल्स हैं, और वायरल इन्फेक्शंस जो कि माइल्ड इंटेंसिटी की होती हैं वो सेल्फ लिमिटिंग होती हैं, वो खुद से ठीक हो जाती हैं। फ्लू के लिए आपको ज़रूरत नहीं होती किसी दवाई की। अगर आपने फ्लू के लिए, एक बड़ी वो कहावत है जिसको कहते हैं कि अगर आपको फ्लू हो गया है तो आप 7 दिन के अंदर ठीक हो जाएंगे, लेकिन आप दवाई लें तो आप 1 हफ्ते में ठीक हो जाएंगे, ठीक है। तो दोनों के लिए ज़रूरत नहीं है, सेल्फ लिमिटिंग है, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। ऑल राइट। अच्छा, अब हम ख़वातीन की तरफ वो आते हैं कि कौन कौन सी ख़वातीन के हवाले से ऐसी वायरल इन्फेक्शंस हैं जिनको हम वैक्सीन से प्रिवेंट कर सकते हैं? ठीक है। नॉर्मली जो हमारी ख़वातीन हैं आजकल, जो ईपीआई शेड्यूल में जब बच्चे पैदा होते हैं तो वो एक ईपीआई शेड्यूल में एक नॉर्मल रूटीन में जो चीज़ें लग रही हैं, अगर एक फ़ीमेल को बचपन में वो सारी चीज़ें, वो सारी वैक्सीनेशन हुई हों तो काफ़ी हद तक फ़ीमेल जो है वो प्रिवेंट हो सकती है वायरल इन्फेक्शन से। इसके अंदर कौन सी हैं? सबसे पहले तो हेपेटाइटिस बी की जो लग रही होती है इन्फेक्शन के लिए, वो बहुत ईजी हो जाता है। पैदाइश के पर सन 2001 से हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में लग रही है। तो अगर और खातिर खा कमी आई है हेपेटाइटिस बी में, बिल्कुल जी, इस तरह बिल्कुल ऐसे। और उसका इतना फ़ायदा होगा कि वो बेबी के अंदर ट्रांसमिट नहीं होगा हेपेटाइटिस बी, और इवन मदर एंटीबॉडीज ट्रांसफ़र हो जाएंगी, जो कि अच्छी बात है, बिल्कुल बेहतरीन हो जाएगा। उसके बाद जो है एमएमआर की बहुत ज़्यादा है, मीज़ल मम्स रूबेला के लिए चल रही थी वैक्सीनेशन। मीज़ल को हम खसरा कहेंगे, बिल्कुल, मम्स वो जो कानपेड़े बन जाते हैं, और रूबेला इटसेल्फ रूबेला ही बोला जाता है उसको ओवरऑल एक टर्मिनोलॉजी में। और इसी तरह जो अब बहुत कॉमन इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन आ गई हैं, वो आप शॉट्स दे सकते हैं। कोविड-19 की वैक्सीन जब आई हुई थी तो वो प्रेगनेंसी में उसको सेव करार दिया गया था, ऑल्दो बाद में स्टडीज़ में उसको थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट किया गया, लेकिन ये कि आप दे सकते हैं वो वैक्सीन। अब जो आजकल के ज़माने में मोस्ट कॉमन जो आ रही है, जो कि लड़कियों के लिए, स्पेशली यंग बच्चियों के लिए, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की, जो कि सीए सर्विक्स, कैंसर ऑफ सर्विक्स को प्रिवेंट करने के लिए आ रही हैं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट वैक्सीन है। और इंशाल्लाह गवर्नमेंट में सितंबर 2025 से गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स के अंदर, टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स के अंदर इसकी वैक्सीनेशन गवर्नमेंट की तरफ से स्टार्ट हो रही है, जो कि बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है? जी बिल्कुल, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। हालांकि एक्सपेंसिव वैक्सीन है, पूरी दुनिया में काफ़ी महंगी वैक्सीन है, और ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये सितंबर 2025 से ये स्टार्ट हो जाएगी कैंपेन। ये तो बड़ी आपने खुशखबरी वाली नाज़रीन के लिए बात सुनाई है कि जनाब हमेशा बुरी खबरें नहीं आती, अच्छी खबरें भी आ जाती हैं। तो सितंबर के महीने में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो काफ़ी नाज़रीन एक महंगी वैक्सीन अवामुन्नास के लिए लॉन्च कर रही है, बिल्कुल फ्री, जिसकी मदद से सर्वाइकल कैंसर जो यूट्रस का एक हिस्सा होता है उसको, उस कैंसर को जो है प्रिवेंट किया जा सकेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, आमतौर पे जो हमारे टेटनस की वैक्सीन की तरफ अगर हम आएँ तो लोगों का एक आम तासुर ये है कि जनाब मोटर बाइक से गिरे या कोई एक्सीडेंट हुआ, सड़क से पे गिरे किसी भी वजह से, तो टेटनस का टीका लगवा लें जी। लेकिन हम देखते हैं कि ख़वातीन में प्रेगनेंसी के दौरान भी टेटनस के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, हालांकि वो तो सड़क पे नहीं गिरी, कोई एक्सीडेंट भी नहीं हुआ, तो वो किस वजह से, उसका ज़रा फ़लसफ़ा बयान कर दीजिएगा कि क्या होता है। अच्छा, आज से 10 साल पहले तक तो इतना कॉन्सेप्ट इस चीज़ का नहीं था। हम जब से दुनिया बनी है, डिलीवरीज हो रही हैं, ख़वातीन बच्चे पैदा कर रही हैं और सब ठीक रहते हैं मेजॉरिटी। अगर कुछ होता है तो फिर वो हार्मफुल ही होता है और खातून जो है वो जान की बाजी हार जाती हैं।
लेकिन टेटनस जो है इटसेल्फ अब 7वें और 8वें महीने में इस वजह से प्रेगनेंसी में प्रेफर किया जाता है। अच्छा, ये द गुड थिंग इज़ कि फीमेल्स को इतनी ज़्यादा अवेयरनेस है कि अगर हमारे पास कोई पेरीफ्री से भी फीमेल आ रही है तो वो आके सबसे पहले हमें कहेगी 7वें महीने का टीका लगा दो। अच्छा, लोगों में इतनी अवेयरनेस आ गई है। एग्जैक्टली, लोग जाते, उनको ये नहीं पता कि वो टीका किस चीज़ का है, लेकिन उनको ये पता है कि एक 7वें महीने पे टीका लगता है और एक 8वें महीने पे लगता है। तो टेटनस जो है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, और जब ये बॉडी के अंदर किसी भी तरह का कोई कट लगता है और अगर वहाँ पे स्वाइल्स के साथ ये आपके अंदर चला जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो ये मसल स्पैज्म कॉज करता है, मसल की कंट्रैक्शंस करता है, मसल को टाइट कर देता है, जो कि लीथल हो सकता है, जो कि पेशेंट के अंदर अगर ये प्रॉब्लम हो जाए तो पेशेंट अपनी जान की बाजी हार जाता है। फीमेल्स के अंदर इसको देने का फ़ायदा ये होता है कि बॉडी के अंदर जब हम इसको पहले से एज ए प्रिवेंशन डाल देते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, तो मदर के अंदर एंटीबॉडीज़ पैदा होना शुरू हो जाती हैं। अब वो एंटीबॉडीज़ फीमेल के लिए इसलिए फ़ायदेमंद होती हैं कि अगर वो लेबर में चली जाती है और उसके पास कोई इतनी अच्छी जगह पे डिलीवर होने की फैसिलिटीज़ नहीं है, वो किसी दाई के पास डिलीवर हो रही है, हो सकता है उसको हॉस्पिटल आने का टाइम ना मिले, उसको घर में डिलीवर कराना पड़े, और कोई खातून हमारे 66% खवातीन तो वैसे ही घर में देही इलाकों में रहती हैं ऐसे। तो वहाँ पे क्या होता है कि कोई इंस्ट्रूमेंट इस तरह का यूज़ करें, इंस्ट्रूमेंट भी नहीं होता, कई दफ़ा वो बाकायदा वो कट करने के लिए आर्म सीजर्स यूज़ करते हैं, कॉर्ड को कट कर दिया, मदर को, बेबी को अनस्टेलाइज पकड़ा, मदर को अनस्टेलाइज वे से हैंडल किया, तो इन्फेक्शन होने का बहुत डर होता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम अपने माइंड में वो चीज़ रख के हम पहले से ही ये 2 इंजेक्शंस लगा देते हैं, एक 7th मंथ पे और एक 8th मंथ पे। अच्छा, अब इसके 2 बेनिफिट्स होते हैं, एक तो मदर को हुआ ये वाली चीज़ के लिए, और दूसरा ये कि मदर की जो एंटीबॉडीज़ हैं वो प्लेसेंटा के थ्रू, आंवल के थ्रू बच्चे के अंदर चली जाती हैं, बच्चा भी प्रोटेक्ट होगा। बच्चा भी प्रोटेक्ट होता है। जब बेबी डिलीवर हुआ, आपने वही बात कि किस जगह पे डिलीवर हुआ है, बच्चे को हैंडलिंग कैसे हुई है, अगर बच्चा गॉड फॉरबिड वो किसी तरह से भी एक्सपोज हो गया टेटनस के लिए, तो उसकी बॉडी में कम से कम इतनी एंटीबॉडीज़ ज़रूर होती हैं कि वो उसको प्रिवेंट कर सके। क्योंकि नॉर्मल जो ईपीआई शेड्यूल में लगता है बच्चों को, जो हिफाजती टीके लगते हैं, उसमें 6 हफ्ते के बाद टेटनस का टीका लगाया जाता है। पैदाइश के ऊपर सिर्फ लगता है हेपेटाइटिस बी और पोलियो, बिल्कुल, और टेटनस की बारी तो 1.5 माह बाद आती है। एग्जैक्टली। तो वो इसका मतलब है कि एंटीबायोटिक कवर वो जो 1.5 माह का है, पहले 1.5 माह का है, वो फिर मदर के थ्रू प्लेसेंटा के जरिए जो एंटीबॉडीज आ रही हैं वो उसको प्रोटेक्ट कर रही हैं। तो ये डबल फ़ायदा हमें देता है ये। अच्छा डॉक्टर साहब, जो अभी जिक्र हो रहा था कि हमारे यहाँ पर आलूदा पानी, आलूदा खुराक की बहुत ज़्यादा बड़ा मसला है, बचना बहुत मुश्किल है, हर जगह पर आप मिनरल वाटर तो नहीं पी सकते ना कहीं एक्सपोजर हो जाता है। तो प्रेगनेंसी के हवाले से, अगर प्रेगनेंसी में कौन सी ऐसी वायरल इन्फेक्शन है जो अगर हो जाए तो वो माँ और बच्चे दोनों के लिए खुदा न खास्ता कोई जानलेवा कॉम्प्लिकेशंस की तरफ भी लेकर जा सकती हैं? अच्छा, एक बात जो हमें आमतौर पे जहन में रखनी चाहिए कि प्रेगनेंसी इटसेल्फ एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट है, आपकी इम्यूनिटी पहले ही थोड़ी सी वीक हो रही होती है, इसीलिए प्रेगनेंसी में एक्स्ट्रा सप्लीमेंटेशंस की ज़रूरत होती है। हम आयरन देते हैं, कैल्शियम देते हैं, विटामिन डी देते हैं, मल्टीविटामिन्स देते हैं, अच्छी खुराक करने को कहते हैं, बहुत ज़्यादा कांटेक्ट करने को नहीं कहते लोगों से, खुश रहने को कहते हैं, क्योंकि स्ट्रेस के साथ भी आपकी इम्यूनिटी वीक होती है, बहुत सारी चीज़ें। तो प्रेगनेंसी में जो भी इन्फेक्शन होगी वो स्वेयर टाइप की हो सकती है। इवन एक कॉमन फ्लू भी पेशेंट को इतना बीमार कर सकता है कि वो उसकी बेबी पे या उसकी हेल्थ पे बुरे असरात डाल सकता है। तो ऐसी फीमेल्स के लिए ज़रूरी होता है कि हम उनको प्रॉपर डाइट और मेडिकेशन के बारे में बताएं। एक फ़ीमेल है जिसके अंदर पहले से उसको कोई प्रॉब्लम चल रहा है, जैसे डायबिटीज़ है, उसको हाइपरटेंशन है, अगर तो उसको डायबिटीज़ है या HIV एड्स की वो पेशेंट है, या उसके अंदर कोई ऐसे प्रोलॉन्ग इलनेस है जिसके लिए वो हॉस्पिटल में बड़े अरसे के लिए एडमिट रही है और उसके वो बहुत सारी मेडिकेशन पे ऑलरेडी है, कोई कार्डिक पेशेंट है जो पहले से दवाइयाँ ले स्टीरॉइड्स ले रहे हैं, ये वो पेशेंट्स हैं जो पहले से बहुत ज़्यादा उनके अंदर इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड हैं, उनके अंदर ये होता है कि वो बहुत जल्दी इन्फेक्शन को कैच करते हैं, तो उनके लिए छोटी बीमारी भी बहुत बड़ी बन के सामने आती है। और जो प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ जिसको संभालना होता है, जैसे कि चिकन पॉक्स अगर हो जाते हैं, अगर बचपन में एक फ़ीमेल को चिकन पॉक्स नहीं हुए और अब उसको चिकन पॉक्स हो जाएंगे तो वो बड़ी हाई सिवियरिटी की फॉर्म में आएंगे और वो बेबी पे भी इफेक्ट करेंगे, क्योंकि वो मदर की बॉडी के साथ, वो प्लेसेंटा के थ्रू जो भी चीज़ मदर के अंदर प्रॉब्लम कर रही है, मदर स्ट्रेस में, वो बेबी भी स्ट्रेस में आएगा और उसके साथ प्री टर्म लेबर, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो फिर स्टार्ट हो जाती हैं। इसके अलावा जो हमारे आजकल पानी के साथ और खाने पीने के साथ जो इन्फेक्शंस हो रही हैं, जैसे हेपेटाइटिस की हो रही है, तो प्रेगनेंसी में हेपेटाइटिस ए या ई जो कि खाने से, आलूदा पानी से फैलता है बहुत ज़्यादा, अगर ये फीमेल को हो जाए तो हेपेटाइटिस ई की नॉर्मल मोर्टेलिटी जो है, डेथ रेट जो है, वो आम पॉपुलेशन में बहुत कम है, रेयर है, और प्रेगनेंसी में ये मोर देन 20% है।
तो प्रेगनेंसी में ये बहुत फेटल है। अगर हेपेटाइटिस ई की मरीज़ा डायग्नोज हो जाता है उसके अंदर, तो ये हेपेटाइटिस ई लिवर को तो तबाह करता ही है, बाकी सब ऑर्गन्स को भी तबाह करता है, और डिलीवरी के बाद इवन मदर के सारे ऑर्गन्स जो हैं वो फेल कर देता है, और उसके बाद डेथ्स बहुत ज़्यादा इसमें देखने को आती हैं। जी नाज़रीन, डॉक्टर हिबा अंजुम के साथ ख़वातीन में इन्फेक्शंस के मौजू के ऊपर प्रोग्राम में बात जारी रहेगी। यहाँ वक्त हुआ छोटे से वक्फे का। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर हिबा, जैसा हमारा जो अल्लाह ताला ने जिस्मानी निज़ाम बनाया है उसमें हर ऑर्गन की इन्फेक्शन हो सकती है। आँखों की इन्फेक्शन अलग है, कानों की अलग है, दिल की इन्फेक्शन हो तो इससे हम इन्फेक्टिव कार्डाइटिस कह देते हैं, लंग्स में हो तो ट्यूबरक्लोसिस। ख़वातीन के हवाले से उनके कौन से ऐसे बॉडी सिस्टम्स हैं या अज़ा हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉमन इन्फेक्शंस हो रही होती हैं? अच्छा, ख़वातीन के साथ उनका एक जिस्मानी निज़ाम इस तरह से है कि उनके जो ऑर्गन्स हैं, स्पेशली जो उनके रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शंस और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस जो हैं फीमेल्स में कॉमन होती हैं, क्योंकि उनकी बॉडी की साख्त इस तरह से है कि वो कैच करती है इन्फेक्शन को बहुत आसानी के साथ। फ़ीमेल के अंदर जो यूरेथ्रा होता है, पेशाब करने वाली जो जगह होती है, उसकी जो नाली है वो उसकी साइज़ बहुत छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू मेल्स, और वो विजाइनल ओपनिंग और एनल ओपनिंग के इतने करीब होता है कि वहाँ से इन्फेक्शन बहुत जल्दी कैच हो जाता है। अगर आपने किसी ऐसी सरफेस पे हाथ लगाया और उसके बाद आपने वॉशरूम यूज़ किया और आपने अपनी प्राइवेट पार्ट्स पे हाथ लगाया, तो वो बहुत जल्दी इन्फेक्शन वहाँ से भी कैच हो सकता है। इट्स वेरी सेंसिटिव प्लेस, बहुत सेंसिटिव और एरिया है हमारे जिसकी यहाँ वजह पर से। जिस अनफॉर्चुनेटली ये जो स्पेशली हाईवेज़ के ऊपर आप जाएँ तो जो वॉशरूम्स बने जी, हुए हैं बड़े ज़्यादा वो गलीज़ हालत के अंदर होते बिल्कुल हैं, तो वो बिल्कुल। तो बड़ा सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है। फीमेल्स के लिए बहुत मोस्ट कॉमन जो इन्फेक्शन कैरी करने का ज़रिया है वो ये वॉशरूम्स ही हैं। ये कंबाइंड जो वॉशरूम्स होते हैं, स्पेशली जो वर्किंग लेडीज़ होती हैं, उनके लिए इतना कॉमन है इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कैच करना, कि इट्स लाइक हर आप समझ लें 10 में से 2 ख़वातीन को ये प्रॉब्लम हो रहा होता है। और हमारे पास 20%। 20, और हमारी ओपीडीज़ भरी नहीं है इसी प्रॉब्लम के साथ। पेशेंट आपके पास प्रेजेंट करती हैं, हमें पेशाब करने में प्रॉब्लम हो रहा है, हमें पेशाब करने में, अच्छा अब ये ऐसी प्रॉब्लम है जो फीमेल थोड़ा शर्माती हैं बताते हुए भी, और वो कहेंगी जी हमें बर्निंग मिक्चुरेशन है, जल के पेशाब आ रहा है, पेशाब हमें बार बार आ रहा है और हमें पेशाब करते हुए दर्द हो रहा है। हम पेशाब करने जाते हैं लेकिन करने के बाद भी ऐसी फीलिंग आती है कि अभी हम प्रॉपर्ली हमारी हाजत ख़त्म नहीं हुई। ये बड़ी तकलीफ दह चीज़ है। अब फीमेल्स क्या करती हैं, इस चीज़ को एड्रेस करती हैं खुद ही से और उसको लेकर चलती रहती हैं। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इन्फेक्शन यूरिनरी ट्रैक जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है, और जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में मोस्टली हमें एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ती है। और अच्छी ये एंटीबायोटिक्स अवेलेबल हैं, बिल्कुल इजीली ट्रीट किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है, और सेल्फ लिमिटिंग नहीं है ये। इसमें खुद अगर ब खुद नहीं पेशेंट, ठीक होंगी। जो हाँ जिसम जी, वायरल बीमारियों के बारे में हमने कहा था कि सेल्फ सेल्फ लिमिटिंग ज़्यादातर होती हैं कि खुद ब खुद पेशेंट ठीक हो जाता है। बिल्कुल। तो इसके लिए ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि आपको अगर इस तरह का कोई मसला हो रहा है जो कि परसिस्ट कर रहा है, आई एम नॉट सेइंग कि एक आधे दिन के लिए प्रॉब्लम हुई है, हो सकता है पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो, उसके साथ उसको ये प्रॉब्लम हो रहा हो, पानी ज़्यादा पी के देख लें, अपनी नींद बेहतर करके देखें, स्ट्रेस ना हो, अपना एरिया प्रॉपर्ली वॉश करें। अगर आपको लगता है, हो सकता है वो कोई बिल्कुल बाहरी इन्फेक्शन हो और वो वॉश आउट हो जाए आपके इसको यूज़ करने से, लेकिन अगर ये परसिस्ट कर रही है मोर देन 3 डेज़, पेशेंट को ये प्रॉब्लम्स रह रही हैं, तो उसको लाजमी कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर से, और एक प्रॉपर एंटीबायोटिक फिर जो है वो हम यूज़ करते हैं इसके लिए। दूसरी चीज़, फीमेल्स ने इन्फेक्शन जो कैच करनी होती है वो उनके लिए सबसे कॉमन, एक मैंने आपको बताया कि क्योंकि उनका जो यूरेथ्रा है उसका साइज़ कम है, इन्फेक्शन बड़ी जल्दी कैच होगी। दूसरी जो रीज़न जहाँ से फीमेल इन्फेक्शन कैच करती हैं वो है एक नॉर्मल साइकिल में, अपने नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल में अगर वो प्रॉपर हाइजीन नहीं है फीमेल की, शी इज़ नॉट चेंजिंग हर पैड रेगुलरली, वो एक ऐसे अनसैनिटाइज्ड कंडीशन में रह रही है, कपड़े चेंज नहीं कर रही, बार बार वॉश नहीं कर रही, यूज पैड कर रही है, या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक जो मिथ है कि शावर नहीं करना, प्रॉपर्ली अपने आप को क्लीन नहीं करना, तो ये चीज़ें जो हैं ये इन्फेक्शंस को ज़्यादा, ये भी लोगों में ये मिथ पाई बहुत जाती है मिथ है। 7 कि डेज माहवारी के दौरान आपने नहाना ही नहीं है। नहाना नहीं है। तो जब ये फीमेल्स के अंदर ये वाली प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, वो आके कहेंगी हमें कहा गया था पानी नहीं लगाना बॉडी को। दूसरी बात, एक तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात होगी, दूसरा आफ्टर चाइल्ड बर्थ ये बहुत ज़्यादा, आई हैव सीन फीमेल्स जो 40-40 दिन तक नहीं नहाती, कि ख़वातीन ने कहा हुआ है, बड़ी बूढ़ों ने कहा हुआ है नहाना नहीं है, जिस्म के अंदर हवा चली जाएगी, और वो नहीं नहाती। तो इतनी पुअर हाइजीन के साथ जब फीमेल हमारे पास आएंगी तो फिर कोई चीज़ इन्फेक्शन को होने से रोक नहीं सकती, फिर चाहे उसकी इम्यूनिटी कितनी भी स्ट्रांग हो वो कैच करेगी ही करेगी।
ये डॉक्टर साहब, ये वही तो नहीं जो एक टर्म हम हमारे माशरे में बोली जाती है, छिला नहाना? ये वही चीज़ है? छिला तो 40 दिन के बाद नहाना है, हाँ एग्जैक्टली। लेकिन वैसे उसकी भी ज़रा साइंसी ज़रा बैकग्राउंड बता दीजिएगा, क्योंकि हमारे काफ़ी इस किस्म की ना क्या मैं कहूँ खराफात हमारे सोसाइटी के अंदर पाई जाती हैं। उस पर भी मैं चाहूँगा इसी प्रोग्राम की वसातत से ज़रा रोशनी डाल दीजिएगा। अच्छा, एक तो मैंने आपको बताया, दूसरा फिर ये होगा कि एक तो वो शावर वाली बात होगी कि जी नहाना नहीं है। हालांकि नॉर्मल डिलीवरी के बाद हम पेशेंट को कहते हैं कि इफ़ यू आर फीलिंग ओके, आपकी तबीयत बेहतर फील हो रही है, तो आप 24 घंटे के बाद नहा लें। आप नहाएं, चेंज करें, आपको खुद अपना आप बुरा लग रहा होता है एसवीडी के बाद, ठीक है। और उसके बाद एक और जो कॉमन चीज़ मैंने देखी है कि पानी नहीं पीना। ख़वातीन को पानी नहीं पीने दिया जाता कि आपका जिस्म फूल जाएगा। ये बहुत कॉमन है, क्योंकि हम बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट मैं तो ये देख रही हूँ हमारे डेली रूटीन में। आपके मैदे और आंतों में जाना है और कहीं तो नहीं चले जाना, फूल जाना है। पानी उनको अगर दिया जाता है तो वो इतना पानी होगा जो ये 2 घूंट देंगे, और हम उनको बार बार, और उसमें फिर क्या होगा, यूरिन आपका कंसनट्रेटेड होता जाएगा। जब यूरिन कंसनट्रेटेड हुआ, इन्फेक्शन गया, वहीं से इन्फेक्शन में जो है वो आगे प्रोग्रेस कर जाना है। किडनीज इन्फेक्ट हो गई, पेशेंट को फीवर होना शुरू हो गया, उसके बाद वो सेप्सिस में चले गई, उसके सारे ब्लड के अंदर इन्फेक्शन आ जाएगा। उस वक्त सिचुएशन को संभालना बहुत मुश्किल होता है। तो हमें ये बार बार अपने राउंड्स पे जब हम पेशेंट्स को देखते हैं डिलीवरी के बाद, तो पेशेंट्स को बाकायदा एजुकेट करना पड़ता है। और कुछ फीमेल्स जो हैं वो बेचारी कहेंगी, मैडम हमारा तो दिल चाहता है हम पी लें, हमारी सास नहीं पीने देती, हमारी माँ नहीं पीने देती। वो कहेगी नहीं, और सर बांधा होगा, बॉडी पूरी बांधी होगी, और पानी भी नहीं पीना और नहाना भी नहीं है। और ये बड़ी डायलेमा है हमारी सोसाइटी का, जो कि नहीं होना चाहिए, और इसको एड्रेस करने की बहुत ज़रूरत है। तो आपके प्रोग्राम की वसातत से मैं ये कहूँगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको अपनी हाइजीन का, सफाई सुथराई का फ़ौरन ख्याल रखना चाहिए। अगर आप नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो एक, जिससे आपने फरमाया कि अगले दिन अगर आप बिल्कुल नॉर्मल हैं तो आप नहा सकते हैं, बिल्कुल आप नहाएं। फिर दूसरा एक और इसमें डॉक्टर साहब एक और बड़ी मिसकंसेप्शन लोगों के जहन में है कि जनाब अगर बुखार है तो नहाने से कोई नुकसान हो जाएगा। हालांकि नहाना तो बहुत अच्छा होता है बुखार के लिए। टेम्परेचर को नीचे लाना है। एग्जैक्टली। अगर वो हाइपोथर्मिया नहीं है तो बस आपने, अगर टेम्परेचर हाइपरथर्मिया, टेम्परेचर बहुत बढ़ रहा है, तो इवन छोटे बच्चों को जब बुखार होता है तो हम लोग ये कहते हैं कि पानी के नीचे रख दे, बुखार को नीचे लाना जरूरी है। डरते हैं नमूनिया हो जाएगा इसके साथ। नमूनिया की और बहुत रीजंस हैं, सिर्फ पानी के साथ नहीं होगा। तो ये वो मिथ्स हैं जिनको ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है आजकल की सोसाइटी में। अच्छा डॉक्टर साहब, आप पोस्टमार्टम सेप्सिस के ऊपर भी आपने, और इसमें वैसे कितनी % ख़वातीन के अंदर ये हो जाता है कि डिलीवरी के बाद ऐसी इन्फेक्शन, नाज़रीन मैं थोड़ा सा वाज़े करता चलूँ कि एक होती है नॉर्मल इन्फेक्शन जिसमें वो ख़ास जो पार्ट है वो सिर्फ मुतासर हो रहा है, लेकिन सेप्सिस में जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि जो इन्फेक्शन है वो खून के अंदर फैल गई है, और खून आपको पता है पूरे जिस्म के एक एक हिस्से के अंदर जा रहा है, तो पूरे जिस्म में फैल गई है और वो जानलेवा एक सिचुएशन होती है। और मेरा ख्याल है कि उसमें आप खाने, डॉक्टर साहब उसका तरीका फिर इलाज क्या होता है सेप्सिस के अंदर? जो पोस्टमार्टम हेमरेज है, पोस्टमार्टम टर्म जो है वो यूज़ होती है जो आफ्टर डिलीवरी पेशेंट के अंदर होता है। पार्टम का मतलब होता है डिलीवरी के बाद। अब एक पेशेंट जो मैंने बताया कि इस तरह की सिचुएशन हो, ये भी एक कॉज है जो मैं आपको बता रही हूँ। इसके अलावा फर्दर और भी कॉजेज़ हो सकती हैं जिसकी वजह से इन्फेक्शन बॉडी के अंदर प्रोग्रेस कर जाती है। किसी ऐसी अनहाइजीनिक जगह पे, अनस्टेलाइज जगह पे पेशेंट डिलीवर हुई है, बैड हैंडलिंग हुई है, उसको कोई एंटीबायोटिक्स नहीं लगी, पेशेंट को प्रॉपर हाइड्रेशन नहीं दी गई, पेशेंट को डील नहीं किया गया, उसको कोई इन्फेक्शन हो गया था, कोई एपिजियोटमी, हमने नॉर्मल डिलीवरी कराते हुए छोटा ऑपरेशन करके एपिजियोटमी का काट दिया था जो कि इन्फेक्ट हो गया। और वो इन्फेक्शन क्यों हो गई? क्योंकि उसके पे जो पैड रखा, जो कपड़ा रखा, वो गंदा था, पुराना था, वो 10-10 दिन बदला नहीं गया, और वो स्मेल के साथ पेशेंट हमारे पास आएगी। ऐसी पेशेंट्स जब हमारे पास आती हैं, पोस्टमार्टम सेप्सिस को हम इसको कैटेगराइज करते हैं जो फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द लेबर टिल परप्यूरियम, जो कि 42 डेज़ तक होता है। तो इस दौरान जो भी फीमेल हमारे पास फीवर के साथ आएगी, लोअर एब्डोमिनल पेन के साथ आएगी, फाउल स्मेलिंग गंदे डिस्चार्ज के साथ आएगी, लोअर एब्डोमिनल टेंडरनेस उसको इतनी होती है कि पेट के ऊपर हाथ नहीं वो रखने देती, या क्लियरली हमें रेडनेस नज़र आएगी, जो भी उसकी इन्फेक्शन, जो भी जहाँ पे कट उसका लगा है वहाँ पे प्रॉपर इन्फेक्शन नज़र आएगी, या फिर पेशेंट्स हमारे पास साइकोसिस में, या पेशेंट हमारे पास बेहोशी की हालत में आते हैं। तो इस तरह की सूरत हाल में पेशेंट को सांस लेने में दुश्वारी हो रही होती है, बुखार बहुत तेज़ होता है, ब्लड प्रेशर बिल्कुल नीचे गया होता है, पल्स रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है। ऐसे पेशेंट्स के अंदर इवन कई दफ़ा उनको झटके लग रहे होते हैं, राइगर्स और चिल्स कहते हैं उसको, सर्दी महसूस करता है पेशेंट बहुत ज़्यादा। ऐसे पेशेंट को फौरी तौर पे हम एडमिशन करते हैं, आईवी एंटीबायोटिक्स, फ़ौरन कल्चर, पहले ब्लड कल्चर्स इनके जाते हैं, आईवी एंटीबायोटिक्स होती हैं जिनको सांस लेने में दुश्वारी है, फौरी तौर पर उनको ऑक्सीजन दी जाती है,
और उनको कम तो से ये कम तो एक 10 emergency days create हो बिल्कुल, जाती है। दिस इज़ एन इमरजेंसी। क्योंकि अगर आप इसको डील नहीं करेंगे, पुअरली डील केसेस के अंदर ये 10% केसेस के अंदर ये मोर्टेलिटी है। डेथ हो और जाती है। 10% बहुत ज़्यादा है मोर्टेलिटी। ऐसी पेशेंट जिनको हम बचा सकते हैं, जिसमें ये हम अवॉइड, अव्वल तो ये होना ही नहीं चाहिए। और ये जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं, ये सिर्फ इसमें ही है। जो प्रॉपरली डेवलप जो कंट्रीज़ हैं, सारे बाहर के ममालिक हैं, उनमें ये चीज़ बिल्कुल ऑब्सोलीट ख़त्म हो चुका है। एग्जैक्टली। अब पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये जगह अभी भी, इवन बांग्लादेश के स्टैट्स जो आ रहे हैं वो बहुत बेहतर हैं हमसे। पाकिस्तान और इंडिया में ये अभी भी इतना कॉमन है कि इसके साथ डेथ्स हो रही हैं, और ये बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है हमारे लिए कि अभी तक इतनी अवेयरनेस पेरिफेरी में नहीं गई ख़वातीन के पास या लोगों के पास। जो मैं आपको बता रही हूँ कि ये भी आजकल में ये सुनने को मिलता है मुझे, जो मैं आपको बातें बता रही हूँ, ये वो कॉमन चीज़ें हैं जो अगर हर लड़की या हर खातून समझ ले कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, हम अपने लिए सिर्फ इन्फेक्शन को कैसे बचा सकते हैं, तो वो इस सारी चीज़ से बच सकती है। डॉक्टर साहब, इतनी बुनियादी चीज़ें तो मेरा ख्याल है कि हमारे स्कूलों के निसाब के अंदर शामिल होनी बिल्कुल होनी चाहिए, लड़कियों को पढ़ा देनी चाहिए। बिल्कुल इस तरह की जो नॉर्मल सी देखें जो बिल्कुल चीज़ें ऐसे हैं कि आपने हाइजीन और सैनिटेशन का किस तरह, अपनी साफ़ सुथराई का क्या किस तरह ख्याल रखना है। अच्छा डॉक्टर साहब, टॉपिक तो ये बड़ा मतलब वसी टॉपिक है, इसके ऊपर बहुत जो है वो गुफ्तगू हो सकती है। एक एक इन्फेक्शन जो है पूरा एक प्रोग्राम डिमांड करता है। तो लेकिन चूँकि वक्त हमारा महदूद है, और मैं चाहूँगा कि आज के प्रोग्राम के मुनासबत से और ख़वातीन में इन्फेक्शन के कंट्रोल के हवाले से आप हमारी जो ख़वातीन हैं, माएँ बहनें बेटियाँ जो इस वक्त प्रोग्राम देख रही हैं, टेक होम मैसेज क्या देना चाहेंगी इन्फेक्शन से बचाव के लिए? अच्छा, मैं टेक होम मैसेज में एक दो टिप्स ही देना चाहूँगी कि आप जिससे आप प्रिवेंट कर सकते हैं इस इन्फेक्शन को। आपने जब भी फीमेल्स के अंदर, जैसे मैंने बताया कि क्योंकि बॉडी का स्ट्रक्चर इस तरह से है कि प्रोन बहुत ज़्यादा है इन्फेक्शन के लिए, जब भी वॉशरूम जाएंगे आपने यूज़ करना है किसी भी तरह का सोप, कोई केमिकल, कोई फेस वॉश, कोई डिटॉल, कोई पायोडीन, कोई एंटीसेप्टिक सोप से आपने निचला एरिया वॉश नहीं करना, ज़रूरत नहीं है। हमारा बॉडी का नॉर्मल फ्लोरा इस तरह का है, नॉर्मल ऑर्गेनिज्म होते हैं हमारे वेजाइनल रीजन में जो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं जब आप ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, और इन्फेक्शन बहुत जल्दी कैरी करते हैं। किसी भी तरह का सोप नीचे लगाने की ज़रूरत नहीं, सादा पानी के साथ वॉश करना काफ़ी है। खुले और हवादार कपड़े पहने, टाइट जीन्स पहनना, मलमल के ऐसे कपड़े पहनना जिसके अंदर नमी रहती है, स्पेशली जिस तरह का आजकल का स्वेटिंग वेदर भी है, बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, जिस तरह का आजकल का वेदर है। इसमें मैं बिल्कुल भी इस चीज़ को प्रमोट नहीं करती कि अंडरवेयर्स पहने जाएं, टाइट किस्म के कपड़े पहने जाएं। लाइट कॉटन ठीक है, बिल्कुल ढीले ढाले कपड़े हों। हमारे देखें, हमारे मुल्क में हम एशियंस हैं, हमारे लिए और वो हमारा तो खुली लिबास ही बड़ा शलवार अच्छा है इस लिहाज से, बेहतरीन लिबास है हमारा। अगर आप इसको देखें तो आप खुले ट्राउजर्स पहने जिसके अंदर नमी ना रहे। तो ये चीज़ एक प्रॉपर वॉश करने की टेक्निक है कि फ्रंट से बैक की तरफ वॉश करें, बैक से फ्रंट को वॉश ना करें। हमेशा फ्रंट से जब बैक की तरफ वॉश करते हैं तो इन्फेक्शन आगे से पीछे की तरफ जाके वॉश आउट हो जाती है। बैक से जब फ्रंट को करेंगे तो वो यूरेथ्रा के थ्रू आपकी किडनीज़ को इन्फेक्ट करने का, ब्लैडर को इन्फेक्ट करने का ज़रिया बन जाते हैं। डेली नहाएं अगर पॉसिबल हो, रोज़ कपड़े चेंज करें, वही बात खुले हवादार कपड़े, प्रॉपर हाइड्रेशन और अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रखें। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हम करके इन्फेक्शन को अपनी डेली लाइफ से जो है वो निकाल सकते हैं। जी नाज़रीन, बड़ी दिलचस्प और मुफीद मालूमात डॉक्टर हिबा अंजुम ने आज के इस प्रोग्राम में आपके साथ शेयर की, और काफ़ी उम्मीद है कि बड़ी प्रैक्टिकल सी टिप्स डॉक्टर साहबा ने शेयर की, और बहुत से जो जिसे कहते हैं गलत परसेप्शन जो हमारी बनी होती हैं कि जनाब बुखार में नहाना नहीं है, या डिलीवरी के बाद जनाब 40 दिन तक आपने पानी से दूर रहना है, पीना भी नहीं है, नहाना भी नहीं है। तो इस किस्म की जो गलत फहमियाँ हैं काफ़ी हद तक उम्मीद करता हूँ कि इस प्रोग्राम की वसातत से दूर हुई होंगी। अगले प्रोग्राम तक के लिए डॉक्टर आमिर को इजाज़त दीजिए। आखिर में डॉक्टर हिबा, वंस अगेन आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस अहम मौजू के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। और नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए डॉक्टर आमिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।